नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। हमें फिक्र है आपकी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सामान्य तौर पर लंबी रनिंग या कुछ किलोमीटर की वॉक के बाद सांस फूलने लगती है। ऐसी गतिविधियों के दौरान ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जो हमारा वो बढ़ जाता है। इस कारण सांस की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। सामान्य माना जाता है इसे। पर क्या थोड़ी देर चलने या सीढ़ियों से चढ़ने उतरने के दौरान भी आपको ऐसी दिक्कत होती है? क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है, सावधान हो जाने की जरूरत है। ये किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, आपके तमाम सवालों के हम जवाब देंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी और ये टॉपिक जो है इस पर आज हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। कौन कौन से विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनका नाम एक बार बता देता हूं। प्रोफेसर नीरज गुप्ता साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। MSMHC के हैं और साथ ही साथ में हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आशीष जायसवाल साहब हैं, शास्त्र रोग विशेषज्ञ। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर MK सिंह, सीनियर फिजिशियन डायटिशियन, आपका भी स्वागत है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि मैं चाहूँगा कि हम लगातार गेस्ट से बात करें, उनसे समझने की कोशिश करें ये जो पूरा टॉपिक है। लेकिन उससे पहले एक नंबर इस वक्त मैं आपकी स्क्रीन पर बताऊँगा। उस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आप जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर एक बार स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं, 0120735386 और जो दूसरा नंबर है वो 0120715377 है। तो ये दो नंबर्स हैं जो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आज के इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। शुरुआत में नीरज जी आपसे करूंगा। और देखिए, समझने वाली बात हो जाती है कि जब हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं तो सामान्य तौर पर सामान्य ही लगता है कि हाँ भाई सांस फूल सकती है तेज रनिंग करने के बाद या ट्रेडमिल पर दौड़ने के बाद। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी काम करते हैं, अगर उनको इस तरीके की दिक्कत आती है सर, तो ये कितनी बड़ी समस्या होती है? अच्छा आपने प्रश्न किया है, जो कि सामान्यता दौड़ने पर, भागने पर तो सांस चलता ही है, लेकिन अगर बहुत माइल चलने पर, फ्लैट चल रहा है कोई व्यक्ति या सीढ़ी चढ़ना उतरना होता है, उसमें सांस फूलता है, तो डायरेक्टली ये कुछ संबंध रखता है हमारे फेफड़ों की बीमारी के साथ, लंग्स के साथ, या कोई हार्ट का हृदय रोग हो सकता है। तो जैसे कि अगर एक्यूट प्रॉब्लम है तो एक्यूट हम देखते हैं कि एंग्जाइटी, जैसे कोई बहुत ज़्यादा किसी को एंग्जाइटी रहती है तो उसके कारण से भी हो सकता है। कुछ हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है, जिसको हम टेक्निकली काइफोस्कोलियोसिस कहते हैं, तो उसके कारण भी सांस फूलता है। और बहुत सारी बीमारियां हैं, कार्डियोमायोपैथीज हैं जो कि हार्ट में एनलार्जमेंट होती है तो उसके कारण से हो सकता है। हार्ट अटैक आने के समय पर भी ये हमारा सांस फूलता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और बहुत सारे कारण हैं। अस्थमा है, एक लंग डिजीज़ होती है जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं, जो क्रॉनिक जो मरीज हैं, जो काफ़ी समय से उनकी लंग्स में कोलैप्स होता है, तो वो भी ये दिक्कत का सामना करते हैं। और ये भी बताना चाहूँगा, अस्थमा है, COPD एक होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो इसके अंदर भी लंग्स जो हैं, उसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कारण हैं जो कि हमारे सांस फूलने में देखी जाती हैं। और बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसा है तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और आपको बिल्कुल अपने स्पेशलिस्ट के पास जा कर के कंसल्ट करना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। और कुछ टेस्ट होंगे जो डॉक्टर आपके निर्धारित करेंगे, जो कि वो टेस्ट कराने पर पता लगाया जाएगा कि ये आपका कारण क्या है और उसके हिसाब से आपको इलाज का बताया जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतर जानकारी आपने दी। डॉक्टर MK सिंह साहब, मैं आपका रुख करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप जरा बता दें, क्योंकि ये समस्या जो है वो आमतौर पर लोग इग्नोर कर देते हैं कि भाई सीढ़ी पर चढ़ने उतरने पर सांस फूलती है। अब ऐसे में जो लोग इसे इग्नोर करते हैं, ये कितना घातक हो सकता है और ये कितनी खतरनाक चीजें हो सकती है, मैं चाहूंगा इसके बारे में आप जरा दर्शकों को बता दें। MK सिंह साहब। नमस्कार। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके एज ग्रुप पे जी। अगर आपका एज ग्रुप ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा एज ग्रुप के आप आते हैं, तो आपको अगर थोड़ा सा भी चलने पे सांस की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करना चाहिए जी। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम है सांस की तो आप कंसल्ट करेंगे तभी आपको हम पता लगा सकते हैं कि इसका क्या कारण है जी। और ये बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो यह डे बाय डे बढ़ता जाएगा जी। तो जिस रीजन की वजह से हो रहा है उसमें दो रीजन हो सकता है। या तो आपको देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे बड़े रीजन होता है चेस्ट की कोई प्रॉब्लम हो, या तो फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो।
और अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या चेस्ट की प्रॉब्लम है, वो हम उसको देख करके पेशेंट से बात करके उसके टेस्ट करके ही पता लगा सकते हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि अगर किसी की एज 40 से ऊपर है और उसको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट करे और उसको देखे। और अगर कम एज के लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसको हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। किसी को कंजेनाइटल डिजीज हो जो आगे चल करके उसके वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे हार्ट की डिजीज हो, बहुत लोग को ब्रोंकाइटिस होता है। और कुछ ऐसा सीजनल होता है, जैसे किसी को अगर खांसी जुकाम, आजकल फ्लू चल रहा है, इन्फ्लुएंजा चल रहा है, तो उसमें भी बुखार है, कोविड चल रहा था इतने दिनों तक, अभी कोविड जैसे आने वाला भी है, आजकल बहुत सारे पेशेंट मिल रहे हैं। तो इस रीजन में भी अगर किसी को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है तो अगर डॉक्टर को जरूर मिले। किसी को उसको अगर साथ साथ फीवर है, खांसी है, कोई भी दिक्कत है तो मिल करके देखे। सांस फूलने के 2 एक्यूट कारण भी हो सकता है, क्रॉनिक कारण भी हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट में अगर समझा जाए डॉक्टर साहब, तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है तो बिना किसी देरी के आपको जांच जरूर कराना चाहिए, फिजिशियन से जरूर मिल लेना चाहिए, क्योंकि वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जैसा कि हमारे डॉक्टर से लगातार ये बता रहे हैं आप लोगों को कि ये एक गंभीर बीमारी का इशारा हो सकता है, हार्ट से संबंधित डिजीज हो सकता है जो बहुत घातक हो रहा है आजकल, इसलिए जो है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर आशीष जायसवाल साहब भी हैं, वो हमारे साथ स्काइप के माध्यम से सीधा कनेक्ट है, उनसे बातचीत करेंगे। आशीष जायसवाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ तो आप बेहतर बता पाएंगे कि ये जो चीजें होती हैं जिसके लेकर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं सर, कि ज्यादा सीढ़ियों पर चढ़ने से भी जो परेशानी होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, ज्यादा वॉक करने से सांस लेने में दिक्कत होती है, ये कितना घातक हो सकता है और इसकी जांच कितनी आवश्यक है? आशीष जी, देखिए, सबसे पहले समझ पढ़ा गया कि ये कारण क्या हो सकता है। जैसे ये एक कारण चेस्ट का भी हो सकता है, कार्डियक का भी हो सकता है, कोई नॉर्मल इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है और ये किसी कैंसर का भी द्योतक हो सकता है। तो सांस फूलना, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, जब भी सांस फूलने का मेरे पास सिम्टम आता है तो मुझे पहले से लेके अंतिम तक सब चीजों को हमें अपने दिमाग में लाना चाहिए। पहले ये होता था कि सीओपीडी ओल्ड एज में होती है, अब ये एज का जो क्राइटेरिया है वो खत्म हो गया है। हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद यंग लोग बिकॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस और या कार्डियक इवेंट के कारण उनकी डेथ हो रही है। तो जो सिम्टम सांस फूलने का है, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम किसे सांस फूलना बोलते हैं? अगर हमें ये पता चल जाए कि हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ब्रेथलेस है। अगर मैं बैठा हूं और मुझे ऐसा फील हो कि मैं तो सांस ले रहा हूं, इसका मतलब मुझे सांस लेने में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ऑब्स्टेकल है जिसको हमें देखना चाहिए। यानी जो सिम्टम जिसको हम लोग डिस्निया बोलते हैं या ब्रेथलेसनेस बोलते हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है मेडिसिन में और इसको कभी भी हमें इसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सिवियरिटी कैसे हो सकती है। तो अभी देखिए, इन्फ्लुएंजा का समय चल रहा है तो लोगों को चेस्ट टाइटनेस हो रही है। कभी कभी लोगों को जो हाइपर एसिडिटी होती है, उनको उसके कारण भी सांस फूलना चालू हो जाती है। यानी जो सांस फूलना है वो कोई एक सिस्टम रिलेटेड चीज है ना, वो एक सारे सिस्टम, चाहे वो कार्डिक हो, चाहे गैस्ट्रो हो, चाहे वो कार्डिक चेस्ट का हो, सब में सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को बहुत एनीमिया है, किसी फीमेल को, उसको ब्रेथलेसनेस हो जाएगी। सो यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट, यानी अगर आपको सांस फूले, आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास रश करें और देखें कि ये क्या हो रहा है, ये किस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है और उसमें हम आगे किस तरीके से आगे बढ़े। तो जो जनरल फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट होगा वो आपको बताएगा कि आपका ये सिस्टम इन्वॉल्व है और उसके हिसाब से सिस्टमिक आपका इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। आजकल जब से हम लोग इन्फ्लुएंजा का सीजन चल रहा है तो हम इसमें अपने पेशेंट्स को जो आरटीपीसीआर के टेस्ट है ये सब हम लोग करा लेते हैं। अगर आपको कोई पेशेंट स्मोकर है तो हमसे सीओपीडी या किसी को बहुत बचपन से हिस्ट्री है तो कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर या ब्रोंकियल अस्थमा, ये सब हो सकता है। अगर किसी को हाल में कोविड हुआ तो उसके अंदर हो सकता है कोई थ्रोम्बोटिक फिनोमिनन हो या कुछ और हो सकता है, या किसी को लंग में कोई दिक्कत आई हो तो वो भी सांस फूलना हो सकता है। यानी सांस फूलना एक बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं बहुत हैप्पी हूँ आज आपने जो ऐसा टॉपिक उठाया है सांस फूलने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जनमानस को ये समझना चाहिए। बिल्कुल सर, बड़ी चीज ये है, बिल्कुल सर, बड़ी चीज ये है कि आजकल जो सांस फूलने की समस्या है, ऐसा नहीं कि ये एक एज के बाद, मैं देख रहा हूं कि यंगस्टर्स हैं उनको भी सांस फूलने की समस्या आ रही है। नीरज जी, मैं आपका रुख करूंगा, चूंकि हम लोग जब बात करें आज के लाइफस्टाइल की तो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें वो टेक कर रहे हैं जिससे दिक्कतें होती हैं, फेफड़े सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो ये चीजें कितनी घातक हो सकती हैं और इसके विकल्पों की तरफ अगर हम देखें तो क्या हम कर सकते हैं, किस तरीके से इसका इलाज हो सकता है, इसके बारे में भी समझने की आवश्यकता है। बीमारी क्या हमने बता दी, इलाज कैसे होगा वो, और ये स्मोकर जो होते हैं इनके लिए ये बीमारी कितनी घातक हो सकती है ये भी जरा बता दें इन लोगों को।
देखिए, स्मोकिंग जो करते हैं बहुत देखा जाता है कि सीधा उसका इफेक्ट लंग्स पे पड़ता है। जी। जो टोबैको है और उससे निकलने वाला निकोटिन जो है बहुत ज़्यादा लंग्स को डैमेज करता है। न केवल जो स्मोक कर रहा है बल्कि उसके आसपास जो 2 मीटर के दायरे में लोग बैठे हैं जो पैसिव स्मोकिंग करते हैं उनके फेफड़ों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है और देखा जाता है। तो ये देखा है, जैसे आजकल के यंगस्टर्स हैं, हुक्का बहुत कॉमन चल रहा है, हुक्का स्मोक करते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडिक्शंस हैं, साइकोसोमेटिक ड्रग्स होती हैं, चरस, गांजा, अफीम, ये सारा स्मोक करते हैं। तो इनका इफेक्ट पूरे शरीर पर पड़ता है और लंग्स डैमेज होने की पूरी संभावना रहती है। जो विकल्प की बात होती है तो ये है कि इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपना लंग्स का जो कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी हमारी लंग्स की है, वो बढ़ाई जा सके और फ्रेश एयर में डीप ब्रीदिंग करी जाए और कपालभाति ऐसे कुछ व्यायाम हैं जो करे जाएं जिससे हमारी लंग की कैपेसिटी, बेसिकली हमारी वाइटल कैपेसिटी जो लंग्स की है वो बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि सांस पूरा हम ले पाएँ और छोड़ पाएँ, जो हमारा इजीली जो लंग्स है फैल सकें। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज देखिए डॉक्टर साहब की इन बिटवीन कोरोना काल हम सबने देखा कि जब ये मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जब लोगों के अंदर डर आया है, तब लोगों ने कपालभाति भी करना शुरू किया, तब लोगों ने इन चीज़ों पर ध्यान देना भी शुरू किया था। इसके लिए बाकायदा वो इलाज की तरफ भी जा रहे थे और इन चीज़ों को लेकर बाकायदा सबके घरों में इक्विपमेंट्स आ गए थे कि किस तरीके से आप नाप सकते हो किसी चीज़ को, सांस लेने में समस्या हो या ऑक्सीजन लेवल इत्यादि की चीज़ें। लेकिन डे बाय डे जैसी चीज़ें खत्म हुई, लोगों ने इस तरफ ध्यान देना भी बंद कर दिया। आपको लगता है कि बहुत बड़ी लापरवाही है सर ये? बिल्कुल लापरवाही तो है ही। क्या है कि जब कोई त्रासदी आती है तो इंसान बहुत फिक्रमंद हो जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद जो साइड इफेक्ट्स रह जाते हैं, जैसे जो कोविड के पोस्ट कोविड केसेस आ रहे हैं, उनमें देखा जा रहा है कि लंग्स बहुत सारी लोगों की डैमेज हुई है, सीटी लेवल्स बढ़े हैं और बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आए हैं लंग्स के अंदर, और फाइब्रोसिस हुआ है। फाइब्रोसिस के कारण लंग की जो कैपेसिटी है फैलने की वो डैमेज हो जाती है। तो इस वजह से बहुत केसेस आए हैं हमारे पास, देखने को मिले हैं। और मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे लंग्स को हमने नज़रअंदाज इग्नोर नहीं करना है और पूरी अपनी मतलब डाइट के साथ साथ अपना जो एक्सरसाइज है प्लस अगर कंसल्टेशन लेने की जरूरत पड़े तो कंसल्टेशन जरूर लीजिए। बिल्कुल लापरवाही नहीं, लापरवाही करेंगे तो ये भारी पड़ सकता है। किस सिंह साहब मैं आपका रुख करूंगा। आजकल बात होती है पॉल्यूशन की। दिल्ली में भाई, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हो गया, सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया, इस तरीके की बातें चलती हैं, हम सभी खबरें चलाते हैं। अब ऐसे में ये जो पॉल्यूशन की बात होती है सर, ये कितना नुकसानदायक होता है हमारे फेफड़ों के लिए, क्योंकि लोग स्मोकिंग भी करते हैं और इस पॉल्यूशन में भी रहते हैं। अब ऐसे में अगर उनको मजबूरी है इस तरीके से इस माहौल में रहने की, तो क्या कर सकते हैं, क्या विकल्प इसका हो सकता है? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि ये कितना घातक हो सकता है कि खुली हवा में सांस लेना, विशेष तौर पर दिल्ली जैसे शहर में जहां पर पॉल्यूशन लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा बेकार होता है। सर देखिए, पोल्यूशन तो एक आज के टाइम में बहुत बड़ा एक रीजन है ब्रीथिंग के लिए। इसके तो नॉर्मल लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, जिसको बीमारी नहीं है कोई पुरानी और नॉर्मल है उसको भी प्रॉब्लम होती है। तो सर देखिए, उससे तो बचाव करना जरूरी है। आप अगर चल रहे हैं तो आप मास्क का यूज करें, किसी कम क्लोज जगह बैठे हुए हैं तो आप एयर प्योरीफायर रखें, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए जिससे कि आपका एयर फ्लो बना रहे। और पोल्यूशन तो सर आजकल इतना है कि किसी एक नॉर्मल आदमी को भी कहीं भी जाना हो तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम पहले से हो रही हो। तो आप इसका तो सब एक ही इलाज है कि उससे बचाव करना है। बचाव करने के लिए तो आप मास्क यूज कर सकते हैं। आप जहां भी जा रहे हैं आ रहे हैं मास्क यूज कीजिए, सबसे अच्छी बचाव का तरीका है। नहीं मतलब आजकल मैं देख रहा हूं सर, जैसे कि मैंने अभी सर ने भी बताया कि कोरोना के बाद जैसे कि ना एक चलन चला था कि मास्क लगाना है भाई, ये चीजें करनी है, ये दवाइयां खानी है, सुबह उठना तो क्या हमको लेना है, ये चीजें जो है आप कह सकते हैं कि अब आउट ऑफ ट्रेंड मान लिया लोगों ने। अब ना कोई मास्क पहनना जरूरी समझता ना कुछ। ऐसे लोगों को आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि इस माहौल में जो रह रहे हैं उसमें मास्क कितना जरूरी है आज के वक्त में भी? जस्ट नॉट ओनली बिकॉज कि कोरोना था तभी हमने पहना, क्या अभी भी मास्क पहनकर रहने की आवश्यकता है अगर हम भीड़ भाड़ में जाते हैं या पॉल्यूटेड एरियाज में जाते हैं तो? सर मेरी तो ये सलाह है कि अभी भी मास्क पहन कर रहना जरूरी है, क्योंकि अभी जो सर इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है और कोविड दोबारा से आने की बात चल रही है, कुछ जगहों पे कुछ केसेस पाए जा रहे हैं। तो ऐसे भी भीड़ भाड़ अगर जगह पे आप जाते हैं तो आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, बिना मास्क का कहीं ना जाएं। ठीक है सर, एक चीज और ये इन्फ्लुएंजा की बात अभी आपने की, सर ने भी इन्फ्लुएंजा का जिक्र किया, आशीष जी भी बता रहे। तो ये जो इन्फ्लुएंजा है, क्या इससे हमें डरने की जरूरत है? इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, H3N2 के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा चली, खबरें आ रही कि फला शहर में इतने मिले, फला शहर में इतने मिले, एक आध की मौतें भी हुई हैं। तो क्या इसको मान सकते हैं कि डर सकते हैं, इससे डरने की जरूरत है, या फिर इसको लेकर हम अगर अलर्ट रहें, सावधान रहे तो इससे बचा जा सकता है? सर डरने की जरूरत नहीं है, इससे अलर्ट रहने की जरूरत है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे बचना चाहिए। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ये खुद ही ठीक होता है। लेकिन ये डरने की जरूरत उनको है, बच्चों के लिए प्रॉब्लम है या ओल्ड एज ग्रुप के लोगों के लिए प्रॉब्लम है, जिसको कोई कोमॉर्बिड पहले से है और उसको इन्फ्लुएंजा होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम है। यंग जनरेशन को
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उससे बचना चाहिए, मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए, अपने बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी चाहिए। क्योंकि सर अभी जब कोरोना काल हमने देखा तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन पूरे देश में हो गया था। अब ऐसे में जब इस तरीके का कोई वायरस आता है तो भले वो नॉर्मल हो, चूंकि आप डॉक्टर से तो आप बेहतर तरीके से लोगों को बता पाते हैं आपकी किस तरीके से इसको देखा जाए, समझा जाए, लेकिन जो आम लोग हैं सर वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं, डर जाते हैं कि ये इन्फ्लुएंजा क्या आ गया है, इससे भी हमें बचने की आवश्यकता है। अब ऐसे में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप लोग को भी इससे डरने की जरूरत नहीं, हाँ सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। ये अपने आप ठीक होता है, टाइम लगता है, ठीक होता है, लेकिन इलाज की भी आवश्यकता है, साथ ही साथ में से घबराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आशीष जायसवाल जी, आपका रुख करूंगा। कोरोना के बाद ये बातें होती हैं कि कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो सांस लेने की तकलीफें लोगों को बढ़ी हैं, फेफड़ों की समस्या बढ़ी है। इज दैट ट्रू कि ये कोरोना का असर है जो अभी भी बना हुआ है लोगों के अंदर, जिनको कोरोना हुआ था? सर आशीष जी। देखिए, दो बातें इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा। इसमें केवल और केवल कोरोना नहीं है। हाँ, ये जरूर सी बात है कि कोरोना के बाद बहुत ज्यादा थ्रोम्बोएम्बोलिक थ्रोम्बोटिक एक्टिविटीज ब्लड के अंदर पाई गई थी। सो ऐसे केसेस में कभी भी हमारा क्लॉट बन सकता था, जिसके कारण लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, और हम देख रहे हैं कुछ यंग भी, यूथ भी इनके शिकार हो रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमने भी पहले देखा था कि लोग जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और दे गॉट सिक एंड दे गॉट अरेस्ट एंड दे गॉट डेड। तो ऐसा भी हमने कई देखा, कुछ सिंगर्स भी हमारे साथ ऐसे हो गए। उसमें केवल कोविड एक फैक्टर नहीं ना, बहुत से ऐसे बंदे थे जिनको सिवियर कोविड नहीं हुआ था, उनको भी ये डेथ्स हुई है। तो इसमें दूसरा जो कंपोनेंट क्या हुआ कि कोविड के बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि मैं फिट रहना है, हमने स्टार्ट कर दिया, हमने सिवियर एक्सरसाइज चालू कर दिया, हाई जिम कर दिया, हाई वेलोसिटी जिम, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया एक्सरसाइज का। इसके कारण लोगों को बहुत दिक्कत हुई, उनकी जो हार्ट थे वो उसमें कंडीशन नहीं थे, और लोगों को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई, उसमें डेथ हुई। कुछ लोगों को कंजेनाइटल डिफेक्ट्स भी होते हैं हार्ट में, अगर वो बिना डॉक्टर से पूछे ऐसे पेशेंट अगर अपनी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज जिम करते हैं, उनमें भी दिक्कत हो सकती है। तो दोनों फैक्टर पोस्ट कोविड ने काम किया है कि जो लोगों की डेथ हुई है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या इन्फ्लुएंजा के लिए पैनिक होना है? एकदम नहीं पैनिक होना है। जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, जो किडनी के फेलियर पेशेंट्स हैं, जिनका डायलिसिस चलता है, जो सीकेडी के पेशेंट है, जो कीमोथेरेपी के पेशेंट है, कैंसर, सीओपीडी, एस्मा, या जो बच्चे 2 साल से कम है, उनमें ही ज्यादा ये प्रॉब्लम करता है इन्फ्लुएंजा, वैसे इतना नहीं करता। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैक्सीन का। जो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है वो बहुत इफेक्टिव है इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में, ए और बी दोनों के, और HCN2 वैलिड जो भी चल रहा है उसके अगेंस्ट भी। तो ऐसा है तो वैक्सीन जरूर लें, उससे भी आराम मिलेगा। जहां तक बात है नॉर्मल लोगों को पॉल्यूशन का इम्पैक्ट बहुत हो रहा है, अभी नई स्टडीज आ रही है जिसमें ये पाया जा रहा है स्मोकिंग से ज्यादा पॉल्यूशन ज्यादा खतरनाक है लंग कैंसर के लिए। सो नो डाउट हमें अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ और सर समझने वाली बात हो जाती है, क्योंकि जब कोरोना चल रहा था तो हमने देखा कि हम लोग अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे। अगर किसी को कोई दिक्कत होती थी, डॉक्टर्स भी इस बात की सलाह देते थे कि आप लोग इक्विपमेंट जो है वो मंगवा लीजिए, अगर आपका ऑक्सीजन गिरता नजर आता तो आप चेक कर लीजिए। तो क्या आज के परिदृश्य के हिसाब से अगर आशीष जी देखा जाए तो क्या हमें अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक करते रहना चाहिए, और कितने लेवल पर डाउन होने के बाद हमें डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता है मौजूदा वक्त में? मैं चाहूंगा इसके बारे में जरा बता दें दर्शकों। देखिए, अगर पास ऑक्सीमीटर आपके घर में है तो कोई गलत बात नहीं ना, रखना कोई नुकसान की बात नहीं ना, क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें क्या चल रहा है हमारा सैचुरेशन। मगर बहुत बार एक पॉइंट ऑफ नोशन इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार की जो ऑक्सीमीटर मेरे पास पेशेंट आते बोलते हैं बहुत कम है, जब हम अपने पाप नापते हो नॉर्मल आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किस विधि से आप ऑक्सीमीटर नाप रहे हैं। नेल पॉलिश लगी होनी चाहिए, हाथ गीले नहीं होने चाहिए, हाथ ठंडे नहीं होने चाहिए, रब करके अच्छे से हमें पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन नापनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना सैचुरेशन से कम हो। अगर आपका 94% से सैचुरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आपके लंग्स में हो रही है। यूजुअली हम लोग एडमिशन बोलते थे जब 88 से कम हो या 90 से कम हो, तभी हम ऐसे पेशेंट को एडमिट करते हैं। मगर हाँ, अगर आपका सैचुरेशन 94 से कम है तो डेफिनेटली वो समय आ गया है कि अपने फिजिशियन से मिले, और जो आपके इको या जो एक्सरे या सीटी स्कैन की जो जरूरत आपका फिजिशियन बोलता है उसके हिसाब से करें। ठीक है, तो 94 इज द कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, MK सिंह साहब, अब मैं आपका रुख करूंगा। मैं आपसे समझना चाहूंगा सर कि ये जो सांस फूलने की समस्या है, जो फेफड़ों से संबंधित बीमारियों की समस्या है, क्या ये जेनेटिक्स भी होते हैं सर? नहीं, जेनेटिक्स होते हैं। एलर्जिक जो बीमारियां होती हैं जेनेटिक्स भी होती हैं। अस्थमा होती है जो जेनेटिक्स होती है, लोगों को एक दूसरे से होती है, घर फैमिली से एक दूसरे को ट्रांसफर होती है।
जेनेटिक भी होती है, लेकिन ये मान के चलो सर कि 70-80% जेनेटिक्स होती है, बाकी ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू स्मोकिंग ये डेवलप होती है। तो ये सर एक चीज थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए सर, ये अस्थमा और सांस फूलना की बीमारी ये दोनों अलग अलग चीजें कि सांस फूलना है मतलब आपका अस्थमा है? नहीं, सांस फूलना ही अस्थमा है। सांस फूलना तो एक सिम्टम है कि आपकी सांस फूल रही है, इट मींस आपका अस्थमा है। हाँ, नहीं, अस्थमा एक टाइप की बीमारी है सांस की जी। एक सीओपीडी सर ने बताया जो क्रॉनिक है। अस्थमा कई एलर्जिक भी हो सकता है। अस्थमा मतलब हो गया कि आपकी सांस की नली में सूजन है, उस सूजन की वजह से आपको नली सिकुड़ जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो अस्थमा एक बीमारी का नाम है और सांस लेना एक सिम्टम, सांस में प्रॉब्लम एक सिम्टम है। मतलब ये पता लगाना डॉक्टर का काम है कि अस्थमा है या सीओपीडी है। आपका सांस फूलने की प्रॉब्लम होगी, आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, फिजिशियन को, फिजिशियन ये आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आपका अस्थमा है या सीओपीडी है। उसके लिए पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, वो सब टेस्ट करके फिर हम उस पर डिसाइड करते हैं कि क्या है ये। एक चीज हमने और देखी है नीरज जी, मैं चाहूंगा इस पर आप जवाब दीजिए। लोगों को खांसी आने की भी समस्या होती है बड़ी, मतलब मैं देखता हूं कि कुछ लोगों को बिना किसी कारणवश बहुत ज्यादा खांसी आती है, बहुत भयानक तरीके से वो खांसते हैं। इसके पीछे का क्या कारण होता है? क्योंकि ये कोई नॉर्मल फ्लू जैसा नहीं होता है, बहुत जोर जोर से वो खांसते हैं और कई लोगों को तो ब्लड तक आ जाता है, ये स्थिति हो जाती है। इसका कारण क्या लगता है सर? देखिए, खांसी एक लक्षण है बीमारी का और खांसी कई रेंजेस में देखी जाती है और कई सारे इसके पीछे कारण होते हैं। अब खांसी जो है एलर्जिक भी होती है, जिसको एलर्जीज हैं तो वो खांसी में कन्वर्ट हो जाता है और वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। जहाँ तक बात है कि खांसी करते करते अगर ब्लड आ रहा है तो सीधा इसका लक्षण बनता है, पीछे इसका कारण बनता है कि टीबी हो सकता है। तो और कई बार जैसे कोई खाते खाते फॉरेन बॉडी अगर हमारे गले में या ट्रैकिया में अटक जाती है तो उसकी वजह से भी, बिकॉज देयर इज ए प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, तो एकदम खांसी आती है, बहुत जोर से आती है और इट कैन बी ए रिस्क ऑल्सो। तो इमीडिएटली जो चीज़ गई है, बोलस गया है, अगर अटक रहा है तो उसको निकालना जरूरी होता है। तो खांसी के कई सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं है। तो कारण जानना जरूरी है, फिजिशियंस डिसाइड करेंगे कि क्या कारण है उसके पीछे, टेस्ट करा करके देखा जाता है। अगर एलर्जीज हैं तो हम एक टेस्ट कराते हैं ब्लड का, तो उसमें आपका इयोसिनोफिल काउंट बड़ा होता है या एक सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन होता है IgE, वो बढ़ने पर हम डायग्नोज करते हैं कि एलर्जिक है। और एक्सरे भी कराया जाता है, एक्सरे में पता लगाते हैं कि निमोनिक है या ट्यूबरकुलोसिस है बैकग्राउंड में। तो निमोनिया में भी खांसी आती है हाई ग्रेड फीवर के साथ। तो कारण जानना बहुत जरूरी है कि खांसी क्यों हो रही है। पॉल्यूशन की वजह से भी खांसी होती है, स्मोकिंग की वजह से भी खांसी हो सकती है। तो कारण जान करके ही हम इलाज का उसको एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। सर, अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो जैसे मैं बताओ दर्शक या मैं आपसे समझना चाहूं तो मुझे अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, मैं चाहूंगा संक्षेप में इस पर आप बता दें। जी, इसमें तो एक बहुत जरूरी बात है, जैसे कोविड में भी बताया जाता था कि गर्म पानी आप पिएं और उसका जो स्टीम है, स्टीम इनहेलेशन करें, फ्रीक्वेंटली करें। और अगर बीमारी नहीं है तो वंस इन ए डे आप कर सकते हैं। गर्म पानी आप जितना पिए उतना अच्छा है, उसमें हमारे जितना भी न्यूजल मिकोजा है वो क्लियर होता हुआ चला जाता है लंग्स में। और डीप ब्रीदिंग, अगर एरिया अच्छा है, ग्रीनरी है और पॉल्यूशन नहीं है तो डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है।